नमस्कार, मैं अमरिंदर किशोर। आप देख रहे हैं टीडीसी की खास पेशकश बात मीडिया की। आज हमारे साथ हैं सजग, सतर्क, बेबाक पत्रकार दीपक शर्मा जी। दीपक जी, आज आप हमारे साथ हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब में और आज में बहुत ज़्यादा का अंतर है। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त की जो पत्रकारिता है वो अपनी धार क्यों खो रही है। और जाहिर तौर पे अगर हम आज के तौर पे जो बड़े मीडिया हाउस हैं, अगर हम उन बड़े मीडिया हाउस का जो मालिकाना है, अगर हम उस पर नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि देश के जो बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास 10,000 20,000 करोड़ के ठेके हैं, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, जो देश के लिए सी पोर्ट बना रहे हैं, जो देश का और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सरकार से साठगांठ करके बना रहे हैं, सरकार से आशीर्वाद करके बना रहे हैं, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट ही मीडिया भी चला रहे हैं। तो जब सरकार का ठेका लेने वाला, सोचिए देश का सबसे बड़ा ठेकेदार ही अगर मीडिया का सबसे बड़ा ठेकेदार हो जाएगा तो आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक विरोधाभास है। और हमारे यहाँ जो मॉडल है, हमारे यहाँ जो फॉर्मेट है इस वक्त मीडिया का, वो अगर हम एक बीबीसी की तरह एक मॉडल खड़ा करते, चैनल 4 की तरह एक मॉडल खड़ा करते, जहाँ जनता लाइसेंस फीस देती है, जहाँ जनता के पैसों से मीडिया चलती है। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण है। और यही वजह है कि बीबीसी अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता है। बीबीसी की कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो वहाँ पर सरकारों पर खासा असर डालती हैं। और विज्ञापन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसको भी वो कर्टेल करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का मॉडल नहीं है। जनता का सरोकार तो है, लेकिन जनता का मीडिया के साथ सरोकार नहीं है। लोग लाखों रुपए के टैक्स देते हैं, लेकिन टेलीविज़न को या अखबार को अपनी जेब से पैसा नहीं देते। तो टेलीविज़न हो, अखबार हो, वेबसाइट हो, या तो इसको सरकार चला रही है, या फिर क्रोनी कैपिटलिस्ट चला रहे हैं, या जो बड़े बड़े एडवर्टाइज़र्स हैं वो सब के सब कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं। तो जब कॉरपोरेट एंटिटी जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हों, अगर यही 90% मीडिया का ईंधन बनेंगे, मीडिया का फ्यूल बनेंगे, और जनता सिर्फ स्पेक्टेटर होगी, तो आपको जिस तरह की आज की तारीख में एंकरिंग हो रही है, जिस तरह की आज की तारीख में पत्रकारिता हो रही है, मुझे लगता है उस पर हमें चौंकना नहीं चाहिए। हमको उस पर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित होकर कि साहब ये ऐसा कैसे हो गया। जिस पूंजीवाद की आप बात कर रहे हैं, तो आपको अपने इस करियर में रहते हुए कब ऐसा आभास हुआ कि हाँ, धन पशुओं के ही इशारे पे, उनके धन के बूते ये मीडिया हाउसेस का कारोबार चल रहा है? देखिए, धन पशु ही मीडिया चला रहा था। ये कोई, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि मैं जब 90 के दशक में पत्रकारिता में आया तो धन पशु नहीं थे, कैपिटलिस्ट नहीं थे। कैपिटलिस्ट जो है वो शुरू से ही अखबार चला रहे हैं। मुझे लगता है कि अरुण पुरी चाहते तो इस मीडिया को बदल सकते थे। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। आप देश की पत्रकारिता की धारा का कोई भी पत्रकार देखें, मतलब गैलेक्सीज ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने पिछले 30 सालों को, 40 सालों को डोमिनेट किया है, वो जितने भी पत्रकार हैं सब इंडिया टुडे ग्रुप से निकले। भारत में जो अच्छी पत्रकारिता की गंगोत्री बही, वो इंडिया टुडे ग्रुप से बही, इसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन आज मुझे लगता है वो एक रिटायरमेंट के वर्ज पर हैं, और पिछले 3-4 सालों से वो इतने एक्टिव नहीं। जैसे हम लोग जब होते थे तो वो न्यूज़ रूम में आते थे, हमसे स्टोरीज़ डिस्कस करते थे, और मैंने कई स्टिंग ऑपरेशंस किए। मुझे लगता था कि ये स्टिंग ऑपरेशन शायद स्क्रीन पे नहीं जाएगा, लेकिन पुरी साहब ने हमेशा उसका साथ दिया। आप कल्पना करिए कि केपीएस गिल जब अपने शबाब पर हों, केपीएस गिल जैसा सुपर कॉप, हमने उसका स्टिंग कर दिया और अरुण पुरी ने चला दिया। चिदम्बरम वित्त मंत्री हों, और चिदम्बरम का एक बहुत बड़ा घोटाला था
करेंसी को लेकर और इंक को लेकर, और वो जब हमने उस घोटाले को एक्सपोज किया, मुझे नहीं लग रहा था कि ये खबर चलेगी। खबर चली, उन्होंने कहा ओके, इस खबर को करिए, वर्जन लीजिए, खबर चलाइए। तो चिदम्बरम वित्त मंत्री हो और चिदम्बरम के खिलाफ खबर चल जाए, केपीएस गिल सुपर कॉप उनका स्टिंग हो जाए, उनको इस्तीफा देना पड़ जाए केपीएस गिल को, तो इंडियन हॉकी फेडरेशन से, जिसके वो प्रेसिडेंट थे, खेलों का घपला था वो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरुण पुरी चाहते, आज अगर अरुण पुरी भी अपने कैरियर के पीक पर होते तो हो सकता है कि इस मौजूदा स्थिति में वो कुछ बदलाव लाते। बाकी के जो आप चैनल्स देख रहे हैं, बाकी के जो आप, वो तो पूरी तरह से क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथों के चैनल हैं। वो ऐसे कितने पत्रकार हैं जो आज चेहरा बने हैं पत्रकारिता के, जिन्होंने बीट की रिपोर्टिंग करी है। यानी 15-20 साल किसने फील्ड में खपाए, आप एक नाम बता दीजिए। सिर्फ पढ़ने से आप पत्रकार नहीं हो जाते। डेस्क को मैं मानता हूं कि डेस्क के जो लोग हैं उनकी कॉपी अच्छी होती है, हाँ वो ठीक है, कॉपी अच्छी होती है, उनको सेंस होता है, न्यूज़ सेंस होता है, उनको सेंस होता है कि इस खबर का इंट्रो ये होना चाहिए था, इसकी कुछ लैंग्वेज को हम बदल सकते हैं, इसकी कुछ भाषा बदल सकते हैं। लेकिन अभी मैं डेस्क वाले से पूछ लूं जाके कि बताओ जरा ईडी का दिल्ली का ऑफिस कहां पर है, ढूंढ नहीं पाएंगे। खबर ईडी की लिख रहे हैं, ऑफिस नहीं मालूम है। अगर मैं उनसे कह दूं कि आप ये बताइए कि अंडर सेक्रेटरी से लेकर और कैबिनेट सेक्रेटरी तक आप रैंक्स बता दीजिए, तो मैं कह रहा हूं कि आज के जो एंकर्स हैं वो बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जो सीधे अपने अच्छे स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से वो एक टॉप पोजीशंस में पहुंचे। जो डेस्क पर लोग काम करवाते थे कि साहब आप 2 पैकेज बना दीजिए, आप 3 पैकेज बना दीजिए, ये चैनल के हेड हो गए। 3 पैकेज बनाइए, आप 4 पैकेज बना दीजिए, आप 2 पैकेज बना दीजिए, और आज हम ये खबर लेते हैं, 8 बजे ये खबर लेते हैं, ये चैनल हेड हो गए। आपका क्या हक बनता है, एक पत्रकार की क्या ऐसी हैसियत है कि वो किसी के बेडरूम तक चला जाता है स्ट्रिंग के नाम पे, किसी का चरित्र का हनन करता है, और वो मीडिया ट्रायल तक बात आ जाती है स्ट्रिंग ऑपरेशन के नाम पे, जो व्यक्तिगत चरित्र का दोहन हो रहा है। इसमें आप अपनी पीढ़ी को कहां तक गुनाहगार मानते हैं? देखिए, जो स्टिंग ऑपरेशन है, जो स्पाई कैमरा है, जो खुफिया कैमरा है, खुफिया कैमरा जो है वो कोई खिलौना नहीं है। इट्स नॉट अ टॉय कि जहाँ लगाया और लेके चले गए। ये एक ऐसी बंदूक है, जब आपको लगे कि आरटीआई से आप कोई चीज़ नहीं निकलवा पा रहे हैं, आप कोई फाइल नहीं निकलवा पा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो डरे हुए हैं, वो कैमरे पे आना नहीं चाह रहे, और जब सारे रास्ते किसी खबर को खोजने तक या खबर की तह तक पहुंचने के बंद हो जाएं, तब ये बंदूक निकालनी चाहिए। बात बात पे अगर आप बंदूक निकालेंगे तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ जो आपका कंटेंट है वो गिरेगा, बल्कि आपके जो इंटेंशंस हैं। छोटे छोटे जो चैनल होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि कहीं जैसे बालू की खेती, बालू की माइनिंग हो रही है नदी किनारे, या कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको शूट कर लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर वसूली करते हैं, है ना। या कोई स्टिंग कर लिया, कोई इंडस्ट्री का कर लिया या डॉक्टर्स का कर लिया, ये इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, तो फिर पुलिस के साथ मिलकर उसको एक्सटॉर्शन कर लिया उसका। इस वजह से जो है वो स्टिंग जो है उसकी भी साख में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। दूसरा क्या है कि आपको इन्वेस्टिगेटिव खबर करनी चाहिए कि सरकार में क्या हो रहा है, सरकार क्या गड़बड़ कर रही है। तो जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में डिसीजन है, सवाल डिसीजन पे होता है। सवाल किससे किया जा रहा है? राहुल गांधी से किया जा रहा है। सवाल इससे किया जा रहा है। अरे भाई, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के टाइम पर सवाल उठाए और बीजेपी से भी सवाल उठाए? आप बता दीजिए। जैसे मैंने तरुण तेजपाल साहब से कहा था, मैंने कहा भाई आपका जो बीजेपी पे जो स्टिंग आपने किया वो गजब था, बीजेपी का चीफ ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा लेकिन तेजपाल साहब, जब वो उनका ये घटना नहीं हुई थी उसके बाद तो उनसे संपर्क ही टूट गया, क्योंकि 1-2 बार
तरुण तेजपाल के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन बाद में जब ये बलात्कार वगैरह मामले में फंस गए फिर तो मेरी बात नहीं हुई। लेकिन उससे पहले मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर जिस तरह से आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने स्टिंग किया, वो मतलब 10 में 10 मैं आपको नंबर दूंगा उसमें। उन्होंने किया या अनुरुद्ध बहल साहब ने किया, जिसने भी किया। लेकिन अगर इसी तरह की चीज़ वो कांग्रेस पे भी कर देते तो साख बनती। देखिए पत्रकारिता में आपको सेंटर फॉरवर्ड बनना है, आप ना राइट आउट रहेंगे ना लेफ्ट आउट रहेंगे, आपको सेंटर फॉरवर्ड, आपको सेंटर में रहना है, ना आप इधर के हैं ना उधर के। पता चला कि आपने जितने भी स्टिंग किए वो सब के सब भाजपा के खिलाफ थे, तो भी आप पत्रकार नहीं हैं। आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा आप लिखते हैं, बहुत तेजाबी बोलते हैं, लेकिन आप एक पार्टी के विरोध में दूसरे के विरोध में नहीं, आप सिर्फ कांग्रेस को ठोक रहे हैं, बीजेपी को नहीं कर रहे हैं। तो जो पत्रकार हो सकता है मुट्ठी बांध के लाल सलाम कर रहे हों और इनकलाब को जिंदाबाद कर रहे हों और आप उनको आइकॉन मान रहे हों, उनके जहन के भीतर भी निष्पक्ष पत्रकारिता या निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं साइड ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो साख है वो तभी आपकी बनेगी जब आप जो भी सरकार हो, जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो, आप उससे सवाल उठाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इज एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपने प्रिंट में भी काम किया और टीवी जर्नलिज्म का तो कहना ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि टैलेंट अपनी जगह रह जाता है और रूप जीवाएं आगे बढ़ जाती हैं। आप कितना तक सहमत हैं? मैं किसी का नाम नहीं तो अमरिंदर भाई सवाल यह है कि किस किस का स्टिंग किया जाए, किस किस के बारे में किस किस को बेनकाब करें, है ना, जब सब नंगे हों। मुझे लगता है कि देखिए इंडिविजुअल है, और जो कास्टिंग काउच बॉलीवुड में होती थी वही कास्टिंग काउच अब एंकरिंग के नाम पे फिल्म सिटी में होती है। और अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर है, उसमें जब कोई कंप्लेंट कर देता है या कोई जो है वो वुमेन कमीशन में शिकायत कर देता है, महिला आयोग वगैरह में, तो मामला सामने आता है, या कभी कभी किसी एंकर से कुछ राइट्स छीन लिए जाते हैं, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। और अगर इस तरह की बातें हैं मी टू और कास्टिंग काउच की, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे मैंने एक खबर बीच में मैं कर रहा था, और वो खबर अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी की खबर थी। खबर ये थी कि अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक सीईओ, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उसी की कंपनी ने निकाल दिया क्योंकि उस सीईओ का अपने सबॉर्डिनेट से अफेयर था। कंप्लेंट नहीं थी, लड़की का जब बयान लिया उसने कहा नहीं हमारी इनकी सहमति के साथ है, और सीईओ ने भी कहा कि हम कंसेंचुअल रिलेशनशिप में हैं, ये हरासमेंट का केस नहीं है। लेकिन किसी तीसरे ने कमेंट कर दिया था, किसी तीसरे ने कंप्लेंट कर दी थी कि ये सीईओ और ये जो एक महिला है इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है, और उसके कुछ एविडेंसेस कंपनी के मैनेजमेंट को दिए। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने सीईओ को भी सैक किया और उसको भी सैक किया, और उन्होंने कहा कि नहीं भले ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं है, लेकिन हम अफेयर जो है उसको भी गलत मानते हैं, क्योंकि इस अफेयर की वजह से आप उस लड़की को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे का हक मारेंगे आप। अच्छा, आप देखिए पैरामीटर्स देखिए, अफेयर भी गलत है अगर एक सीईओ अपने सबऑर्डिनेट्स कर रहा है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट पे तो मुझे लगता है अमेरिका में पता नहीं क्या से क्या हो गया। आप देखें वर्ल्ड बैंक के चीफ हों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हों, मजाल है कि कोई अमेरिका में या ब्रिटिश सोसाइटी में या यूरोपियन सोसाइटी में कोई किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ कह भी पाए। लेकिन ये सब यहाँ इसलिए हो रहा है कि कुछ गलतियाँ जो हैं दोनों तरफ से, और अगर कास्टिंग काउच की जाएगी तो कई ऐसे चैनल हेड होंगे कि जो ना सिर्फ जिनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा बल्कि उनको बेल नहीं मिलेगी। ये हालत है। फिल्म सिटी के कई ऐसे बड़े नाम हैं जो आपको तिहाड़ में मिलेंगे। ये मुझे लगता है कि जो वुमेन कोर है, जो महिलाएं हैं, है ना, और उनको आगे आना चाहिए।
और हमसे पूछ लें कि भाई कैसे स्पाई कैम लगाना, हम बता देंगे। महिलाओं को आगे रहना चाहिए। महिलाओं को अगर आगे मुझसे वो रहना कहती हैं कि दीपक जी कोई लेटेस्ट हमको टेक्नोलॉजी दे दीजिए, हम इसका स्टिंग करना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि हम पत्रकारिता में क्यों आ गए? इससे तो बेहतर था कहीं मैं लेक्चररी कर लेता, कहीं कोई और बिजनेस कर लेता, मैं क्यों आ गया यहाँ पे? कुछ इस तरह का कभी कोई आपको ऐसी परिस्थिति आपके सामने पैदा हुई है? आप ये देखें, यूनिवर्सल ट्रेंड है कि जर्नलिज्म में कहीं भी जो रिच इकोनॉमीज़ भी हैं, यूरोप में या यूएस में, वहाँ भी जर्नलिस्ट आर नॉट पेड वेल। और उसकी वजह क्या है कि ये आज भी दो पेशे ऐसे हैं जो मिशनरी हैं दुनिया में हर जगह, एक पॉलिटिक्स और एक जर्नलिज्म। ये अगर मिशन की ज़ील नहीं है आपके अंदर तो ये प्रोफेशन प्रॉफिट के लिए नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यही दोनों पेशे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं खासकर, वहाँ सबसे भ्रष्ट ये पेशे बन चुके सर हैं। 8-8 अंकों में लोग अपना सालाना सैलरी उठा रहे हैं, पैकेज ले रहे हैं, नहीं, 8-8 देखिए, अंकों में। लेकिन उस पैकेज के साथ अगर कोई एंकर बड़ा चेहरा फ्लाइट पकड़कर लखनऊ पहुंच रहा है और लखनऊ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से किसी बड़ी डील की लाइजनिंग कर रहा है, अच्छा, या कोई चैनल हेड सरकार के किसी कोषाध्यक्ष के साथ जो पैसा बटोरते उनके साथ कोई डील कर रहा है, या नीरा राडिया के साथ मिलकर आप कैबिनेट बदल रहे हैं, या आपकी हैसियत, अगर एक व्यक्ति जिसका कोई फॉल बैक नहीं है फाइनेंशियल, 25 साल में आपने ये प्रॉपर्टी 150 करोड़ की कहाँ से कमा ली? कोई पुश्तैनी आपका मकान नहीं, कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियल। जो आपकी सैलरी है, अगर हम 25 साल की सैलरी, जो भी सैलरी उनको मिली किसी भी बड़े चैनल में हो, जो भी सैलरी उनकी, भले वो आज उनका पैकेज 2 करोड़ का हो, अगर हम उस पूरे पैकेज को पूरे उनके करियर के जो भी सैलरी अर्नड है उसको जब हम असेस करते हैं तो भी आज जो उनके एसेट्स हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट हैं। और वो डिसप्रोपोर्शनेट जो है वो सिर्फ 10-15% से नहीं है। इस तरह के लोगों को हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। एक कोई मुझे लगता है कि दुर्भाग्य ये है कि पत्रकारों की गलती है कि हमने प्रेस क्लब बनाया, लेकिन हमने कोई अपना सकारात्मक काम करने के लिए यूनियन नहीं बनाया। प्रेस क्लब हमने शराब पीने के लिए बनाया, अपना लीवर खराब करने के लिए बनाया। सस्ती शराब प्रेस क्लबों में मिलती है और इसीलिए आप देखें शाम को एक पत्रकार आता है और शराब पीता है। तो शराब पीने के लिए इस पेशे में जगह है, यूनियन है, लेकिन किसी के घर में मौत हो जाए उस कफन का इंतजाम करने के लिए कोई संस्था नहीं है। शराब पीने के लिए संस्था है हर शहर में। प्रेस क्लब क्या है बता दीजिए आप, और क्या उसका कारण है? कहने को भले आप उसको कह दीजिए कि सभी सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, बाहर हटा दीजिए एक आदमी नहीं जाएगा। आखिरी सवाल है जी कि मीडिया हाउसेस जो हैं अपना वो मीडिया इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और वो दमड़ी जमकर कूट रहे हैं वो लोग, और वो दिखाते हैं कि हम ऐसा पत्रकार पैदा करेंगे, और उस पर तस्वीर क्या होती है? दीपक शर्मा। और फिर क्या होता है, कोई एक ऐसा मामला होता है जब दीपक शर्मा पे जब अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, तो संस्थान और पूरा मीडिया हाउस जो है वो पल्ला झाड़ लेती है। उस समय आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा कलेजा भी चाहिए, है ना। अब जैसे आजम खान का मामला देख लीजिए। आजम खान, एक हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, आजम भाई ने उसमें कहा कि नहीं, आजम भाई फंस गए उसमें। अच्छा भाई वो जिले के प्रभारी थे, पूरा शहर जानता था कि ये दंगा क्यों हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। हम लोग 10-15 दिन के बाद गए, स्टिंग किया। अब हमारे यहाँ 2 सहयोगी थे, वो फुटेज उन्होंने कहीं डाली, कहीं किया। ठीक है भाई, फुटेज फिर भी मिल गई, लेकिन उनका सा वो कैमरा नहीं मिला जिससे आपने शूट किया था। अब आज इतना बड़ा संस्थान है कि हर स्टिंग के लिए हम एक कैमरा नहीं रख सकते हैं। अब कौन समझाया? आजम साहब उस वक्त दामाद थे सरकार के, मुजफ्फरनगर के प्रभारी थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे वो, है ना, सारी ताकत उन्हीं के पास थी। तो बहुत ही मैलाफाइड और हास्यास्पद, रेडिकुलस वो चार्जेस थे और FIR करा दी। लेकिन तक में क्या है, पैनिक रिएक्शन हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पैनिक रिएक्शन में क्या हुआ कि लोग घबरा गए कि भाई क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा।
अरे ठीक है भाई, एक मंत्री तो है ना। तो ऐसा नहीं था कि आज तक ने मुझसे कहा कि साहब आप छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरी जो पत्रकारिता है कहीं ना कहीं उसका जो पैनापन है, उसकी जो धार है, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रही है, तो मैंने कहा ठीक है मैं ही निपट लेता हूँ आजम खान से। और कुछ नहीं है, कुछ मैंने एविडेंसेस कलेक्ट किए, कप्तान तक पहुँचा दिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आज जो सबसे बड़ी गिरावट है अमरिंदर भाई जी, उस गिरावट का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ज़्यादा सुपरफिशियल हो गए। अगर आज भी अरुण शौरी हैं, एसपी हैं, इनके कलेजे से पत्रकारिता की जाए, तो चाहे ओदी मीडिया गोदी मीडिया जो सर उस साँचे का कलेजा ऊपर बनना बंद हो गया है। दीपक जी, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आपने इतना समय दिया और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मीडिया के बारे में पता ही नहीं था कि अंदर खाने में इतनी बड़ी चीजें पल रही हैं। आपको कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि आपने मुझे एक भी सवाल नहीं बताया, आप अचानक आए, है ना। और सर इंटरव्यू तो यही होता है मैं ना। कह रहा हूँ अचानक आए, लेकिन इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा आप मुझे बताते तो, क्योंकि 15-15 साल पहले क्या बातें पूछने लगे और जितनी भी बातें फिर कभी सब लीगल मैटर्स थे। नहीं, फिर कभी बात करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई कंपल्सन तो है नहीं, लेकिन आप आए, हमारे साथ आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, टीडीसी की ओर से और टीडीसी के दर्शकों की ओर से। अभी आप देख रहे थे टीवी पत्रकार दीपक शर्मा जी के साथ एक खास मुलाकात। हम फिर अगले हफ्ते इसी तरह किसी नए शख्सियत के साथ मिलेंगे और फिर बहुत सारी बातें हमारे साथ होंगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप इस कार्यक्रम को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक दीपक जी की बात को जरूर पहुंचाइए।